वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी लर्नर। यूपी डेलर थर्ड सेमेस्टर के लिए सामाजिक अध्ययन है जो सोशल साइंस, उसमें ये पॉलिटी वाला पार्ट है। मैंने हिस्ट्री वाला करा दिया है, उसको आप लोग सभी लोग देख लीजिएगा। तो यहाँ पे पॉलिटी में संघ टॉपिक है, संघ, और ये अनुच्छेद है जो संघ किस अनुच्छेद में कहाँ तक है, तो ये 52 आर्टिकल से लेके 151 तक है संघ में, यूनियन में। और संघ में 3 भाग आते हैं, 3 भाग हैं, जैसे 3 अंग बोल सकते हैं इनको, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। तो जो राष्ट्रपति है उसमें वो अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति को दिया के बताया गया है, और प्रधानमंत्री के बारे में अनुच्छेद 74 में बताया गया। क्वेश्चन आता है ऑब्जेक्टिव में कि प्रधानमंत्री किस अनुच्छेद में है, तो ये हो जाएगा 74 में। अगर राष्ट्रपति का पूछता है तो ये हो जाएगा 52 आर्टिकल में। लोकसभा को है जो हाउस ऑफ पीपल या निम्न सदन कहते हैं। क्वेश्चन आता है किस सदन को है जो निम्न सदन कहा जाता है, तो लोकसभा को है जो निम्न सदन कहा जाता है। इसे हाउस ऑफ पीपल भी कहते हैं, और राज्यसभा को कहते हैं हाउस ऑफ स्टेबल या हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेबल, और ये उच्च सदन होता है। तो राज्यसभा है जो उच्च सदन होता है, और लोकसभा है जो निम्न सदन है। ये याद रखिएगा, इससे रिलेटेड क्वेश्चन बनता है। यहाँ पे इम्पोर्टेंट पॉइंट दिए गए हैं, ये देख लेंगे। अनुच्छेद 52 में लिखा है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। तो किस अनुच्छेद में है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, तो आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 52। अनुच्छेद 53 में लिखा है संघ की समस्त कार्यकारिणी शक्तियाँ इसमें निहित होंगी। जो राष्ट्रपति से संबंधित कार्यकारिणी शक्तियाँ होती हैं वो 53 अनुच्छेद में उसमें संबंधित होंगी। यह तीनों सेनाओं का प्रमुख होगा। कौन, किसके बारे में? ये राष्ट्रपति जो तीनों सेनाएं होती है जो उन सभी का ये प्रमुख होता है, तथा प्रशासन कार्य का एक मंत्री परिषद की सहायता से करेगा। जो प्रशासन कार्य करता है राष्ट्रपति, वो किसकी सहायता से करता है, तो मंत्री परिषद की सहायता से करता है, जिसका गठन अनुच्छेद 74 के द्वारा होगा, तथा मंत्रिमंडल का एक मुखिया प्रधानमंत्री होगा। तो अनुच्छेद 74 के अनुसार बताया गया है कि मंत्रिमंडल का एक मुखिया होता है, वो क्या होता है, प्रधानमंत्री होता है। अनुच्छेद 54 देख लेंगे। इसके अंतर्गत राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल का गठन होगा, जिसमें लोकसभा राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेंगे। ये हो गया राष्ट्रपति चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल का गठन। अनुच्छेद 55 में लिखा है राष्ट्रपति का चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधि प्रणाली के अंतर्गत गुप्त मतदान के द्वारा होता है। अनुच्छेद 55 में बताया गया है राष्ट्रपति का चुनाव किस प्रणाली के अंतर्गत होता है। क्वेश्चन भी आता है ऑब्जेक्टिव में, तो यह होता है आनुपातिक प्रतिनिधि प्रणाली के अंतर्गत गुप्त मतदान के द्वारा होता है। इसको आप है ये जरूर याद रखिएगा। फिर है आर्टिकल 56। तो इसमें राष्ट्रपति अपना पद 5 वर्ष के लिए संभालेगा। तो इसमें है जो राष्ट्रपति के पद के बारे में आर्टिकल 56 में बताया गया है कि 5 वर्ष के लिए होता है। राष्ट्रपति को 2 प्रकार से पद से हटाया जा सकता है। कितने प्रकार से हटाया जा सकता है, तो 2 प्रकार से। एक हो गया राष्ट्रपति अपना इस्तीफा उपराष्ट्रपति को सौंप दे, अथवा उसकी अनुपस्थिति में भारत के मुख्य न्यायाधीश को देगा। अगर वो उपराष्ट्रपति नहीं है उसकी अनुपस्थिति में, तो वो अपना इस्तीफा किसको देगा, तो मुख्य न्यायाधीश को देगा। और अनुच्छेद 57 में दिया गया है कोई भी व्यक्ति 1 से अधिक बार पद ग्रहण कर सकता है। तो राष्ट्रपति है भारत में है जो कितनी बार भी ये पद को ग्रहण कर सकता है, ये अनुच्छेद 57 में बताया गया है। अनुच्छेद 58 में योग्यताएं राष्ट्रपति के बारे में बताई गई हैं। तो ये भारत का नागरिक हो। इससे क्वेश्चन आता है, वेरी शॉर्ट में भी आता है और लॉन्ग वाला भी आता है कि राष्ट्रपति की योग्यताएं लिखिए, और तो इसमें ये पॉइंट लिख दीजिएगा, अनुच्छेद लिख दीजिएगा, तो इससे 2 नंबर मिल जाएंगे। तो भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष से अधिक उम्र हो उसकी, ये उम्र है जो याद रखिएगा। ऑब्जेक्टिव में भी पूछता है कि भारत के जो राष्ट्रपति होते हैं उनकी उम्र कितनी होनी चाहिए, तो मिनिमम है जो 35 वर्ष से अधिक होनी चाहिए। पागल या दिवालिया घोषित किया ना गया हो, राज्य व केंद्र सरकार के अंतर्गत किसी के भी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, वह लोकसभा का चुनाव लड़ने की योग्यता रखता हो। तो ये हो गई राष्ट्रपति की योग्यताएं। और किस अनुच्छेद में? ये 58 अनुच्छेद में है। अब महाभियोग के बारे में देख लेंगे। इससे भी आता है आर्टिकल लिखने को, जैसे क्वेश्चन पूछता है महाभियोग क्या है, या महाभियोग से आप क्या समझते हैं, तो ये पूरा लिख देंगे। अगर 2 नंबर में आता है तो आपको 2 में 2 नंबर मिल जाएंगे। इस शब्द का प्रयोग राष्ट्रपति के लिए हुआ है।
यह एक अर्धन्यायिक प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया है ये? अर्धन्यायिक प्रक्रिया है। अनुच्छेद 61 के अनुसार महाभियोग किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 61 में दिया गया हुआ है। राष्ट्रपति पर संविधान का उल्लंघन और अपने पद का दुरुपयोग करने पर महाभियोग लगाया जाता है। इसके लिए संसद के दोनों सदनों में से किसी भी सदन के 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षरित प्रस्ताव लाया जाता है। जैसे लोकसभा में लाए या फिर राज्यसभा में, उसमें से 1/4 सदस्यों के साइन वाला प्रस्ताव लाया जाता है। इस सदन के 2/3 बहुमत से पारित होने के बाद द्वितीय सदन में भी 2/3 बहुमत से पारित होना अनिवार्य होता है। मगर एक सदन में 2/3 बहुमत से पारित हो गया तो दूसरे सदन में भी 2/3 बहुमत से पारित होना अनिवार्य होता है। महाभियोग का नोटिस 14 दिन पूर्व देना आवश्यक होता है। राष्ट्रपति स्वयं तथा प्रतिनिधि द्वारा रख सकता है इसे। तो जो महाभियोग का नोटिस है, क्वेश्चन आता है वेरी शॉर्ट में कि महाभियोग का नोटिस है या सूचना कितने दिन पहले देना आवश्यक होता है? तो 14 दिन पूर्व देना आवश्यक होता है। इसे आप याद रखिएगा। महाभियोग है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल इसका 61 होता है, ये सब याद रखिएगा। और कितने सदस्यों के हस्ताक्षर होने चाहिए? 1/4 होने चाहिए किसी भी सदन में प्रस्ताव लाने के लिए, और प्रस्ताव के बाद में है 2/3 बहुमत से इसे पारित होना चाहिए। अब है राष्ट्रपति की शक्तियाँ। यह भी इम्पोर्टेंट है, राष्ट्रपति की शक्तियाँ से भी क्वेश्चन आता है। तो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है। तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। और प्रधानमंत्री की नियुक्ति होती है, याद रखिएगा, ये नियुक्ति होती है प्रधानमंत्री की। उसकी सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति तथा गवर्नर, महालेखा नियंत्रक, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश, हाई कोर्ट के न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश, राजदूत, लेफ्टिनेंट जनरल, केंद्रीय विश्वविद्यालय के कुलपति आदि की नियुक्ति करता है। तो राष्ट्रपति के पास ये वाली शक्तियां हैं, इनकी नियुक्ति करता है। किनकी करता है? तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है, और प्रधानमंत्री की सलाह पर है जो अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। गवर्नर है, महालेखा नियंत्रक परीक्षक है, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हो गए, हाई कोर्ट के न्यायाधीश हो गए, राजदूत हो गए, लेफ्टिनेंट जनरल हो गए, केंद्रीय विश्वविद्यालय जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज होती हैं उनके कुलपति हो गए, उन सभी की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। इसके पास शक्तियाँ होती हैं। विधायी शक्ति क्या है राष्ट्रपति की? तो राष्ट्रपति दोनों सदनों को आहूत करता है। तो दोनों सदन, जैसे लोकसभा है, राज्यसभा, उन दोनों सदनों को कौन बुलाता है? तो ये राष्ट्रपति बुलाता है, आहूत करता है। दोनों सदनों का सत्रावसान भी यही करता है राष्ट्रपति। इंपॉर्टेंट है, इन्हें याद रखिएगा। विधायी शक्तियाँ पूछी जाती है, शक्तियों में विधायी शक्तियाँ या ऊपर वाला दोनों लिख देंगे। अगर लॉन्ग में आएगा तो 2 में 2 नंबर मिल जाएंगे। राष्ट्रपति दोनों सदनों को आहूत करेगा। दोनों सत्रों का सत्रावसान भी राष्ट्रपति करता है। राष्ट्रपति लोकसभा का विघटन करेगा। किसकी सलाह पर लोकसभा का विघटन करता है? तो प्रधानमंत्री की सलाह पर करता है। ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा कि राष्ट्रपति है, लोकसभा का विघटन है जो प्रधानमंत्री की सलाह पर करता है। दोनों सदनों का प्रारंभिक अभिभाषण भी करता है। राष्ट्रपति दो लोकसभा में एंग्लो इंडियन मनोनीत करेगा। राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करेगा जो साहित्य, कला, समाज सेवा, विज्ञान का विशिष्ट ज्ञान अनुभव रखते हों। तो राष्ट्रपति राज्यसभा से कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? 12 सदस्यों को मनोनीत करता है, जो किस क्षेत्र से होते हैं? साहित्य से होते हैं, कला से होते हैं, समाज सेवा से होते हैं, विज्ञान का जिनके पास विशिष्ट ज्ञान अनुभव होता है उनको ये मनोनीत करता है। और लोकसभा से 2 करता था जो एंग्लो इंडियन होते थे। अध्यादेश, तो अध्यादेश क्या है ये देख लेंगे, ये भी इम्पोर्टेंट है ये। तो राष्ट्रपति अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेश ला सकता है। वेरी शॉर्ट में या ऑब्जेक्टिव में आता है कि अध्यादेश राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत ला सकता है? तो आर्टिकल 123 के अंतर्गत ला सकता है। यह अध्यादेश तभी लाया जा सकता है जब संसद के दोनों सदन है जो सत्र में ना हो। ये अध्यादेश लाने के लिए कोई भी संसद है, जब संसद है, संसद के दोनों सदन है जो सत्र में नहीं होने चाहिए, और ये 6 सप्ताह तक इसको लाया जा सकता है। कूटनीतिक शक्ति, ये सब हैं जो ये सब अध्यादेश है, विधायी शक्तियाँ हैं, ये क्या है? ये सब राष्ट्रपति की शक्तियों के अंतर्गत आती हैं। ये जो ये था हेडिंग, उसके अंतर्गत ये वाला है। विधायी शक्तियाँ हैं और अध्यादेश की शक्ति है राष्ट्रपति के पास। किस अनुच्छेद में? 123 अनुच्छेद में है। और अब है कूटनीतिक शक्ति। कूटनीतिक शक्ति में क्या लिखेंगे? अगर ये हेडिंग नहीं भी लिखेंगे, ऐसे ही लिखते भी चले जाएंगे पॉइंट में, तब भी नंबर मिलेगा, बट पॉइंट में लिखना ज़रूरी होता है।
तो यहाँ पे है राजनयिकों की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति, विदेशों का दौरा करता है, संबंधी व समझौता करता है। सैन्य शक्ति में हो जाएगा राष्ट्रपति रक्षा बलों का सर्वोच्च सेवादेशक होता है। न्यायिक शक्ति में हो जाएगा राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से प्राप्त सजा को मृत्युदंड या आजीवन कारावास या कुछ वर्षों की सजा को खत्म या कम कर सकता है। तो राष्ट्रपति के पास सर्वोच्च न्यायालय से जो भी किसी व्यक्ति को मृत्युदंड या आजीवन कारावास कुछ भी मिला है तो उन्हें है जो वो खत्म कर सकता है या फिर उसको कम कर सकता है। यहाँ पे लिया है सजाएं जो कम हो सकती हैं, जैसे क्षमा के द्वारा कम किया जा सकता है, प्रविलंबन के द्वारा है, परिहार है, लघुकरण है, विराम है। ये 5 प्रकार की जो सजाएं होती हैं, इन 5 प्रकार के तरह से सजाओं को कम किया जा सकता है कुछ समय के लिए। प्रविलंबन का मतलब होता है निष्पादन पर रोक करके, क्षमा मतलब दोष मुक्त करार करके उनकी सजा को कम कर सकता है या खत्म कर सकता है राष्ट्रपति। प्रशासनिक शक्ति क्या होती है? प्रशासनिक शक्ति में राष्ट्रपति संवैधानिक पदों पर नियुक्ति एवं हटाने की शक्ति प्राप्त है। जो राष्ट्रपति है उसको संवैधानिक पदों पर जो व्यक्ति जिनकी नियुक्ति हुई है उनको नियुक्ति कर सकता है, हटा सकता है। ये शक्ति है जो राष्ट्रपति को प्राप्त है। ये प्रशासनिक शक्तियों में आ जाएंगे। प्रधानमंत्री की नियुक्ति भी करता है राष्ट्रपति और पीएम की सलाह पर अन्य मंत्रियों की भी नियुक्ति करता है। राज्यपाल है महान्यायवादी, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, नियंत्रक एवं महालेखा निरीक्षक, वित्त आयोग तथा संघ लोक सेवा आयोग की अध्यक्ष, अंतर्राज्यीय परिषद, निर्वाचन आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति के आयोग के अध्यक्ष, अन्य पिछड़ा आयोग, भाषा आयोग के अध्यक्ष। इतने बड़े बड़े अध्यक्ष हैं, जैसे कि अब ये राष्ट्रीय अनुसूचित जाति हो गया, पिछड़ा वर्ग हो गया, इन सभी के जो अध्यक्ष हैं उनकी भी नियुक्ति है जो राष्ट्रपति करता है। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, राज्यपाल, महान्यायवादी, इन सभी की नियुक्ति है जो राष्ट्रपति करता है। इन्हें अच्छे से एक बार पढ़ लीजिएगा। अब है भारत के राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियाँ। तो उसमें पहली शक्ति है राष्ट्रीय आपातकाल। तो राष्ट्रीय आपातकाल है अनुच्छेद कौन सा है? 352 में दिया गया हुआ है। तो 352 में है जो राष्ट्रीय आपातकाल किन किन स्थितियों में लगाया जाता है। पहले बाह्य आक्रमण हो तो लगाया जाता है, युद्ध होता है तो राष्ट्रीय आपातकाल लगा सकते हैं, आंतरिक अशांति के समय भी लगा सकते हैं। लेकिन पहले जो 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत पहले यहाँ पे जब आंतरिक अशांति नहीं था, यहाँ पे था सशस्त्र विद्रोह, इसको समाप्त कर दिया गया था। सशस्त्र विद्रोह के स्थान पर आंतरिक अशांति का यूज़ किया गया, जो कि 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा खत्म कर दिया गया था। क्या खत्म किया गया था? सशस्त्र विद्रोह। इसे याद रखिएगा। उपयुक्त में से 3 में से किसी एक का कारण होने पर राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद की लिखित घोषणा पर करेगा। अगर ये तीनों हैं, तीनों में से कोई एक का भी कारण है तो राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करेगा राष्ट्रपति। और किसकी सलाह पर करेगा? तो पीएम मंत्रिपरिषद की लिखित घोषणा पर करता है। तो राष्ट्रीय आपातकाल है 306-352 के अंतर्गत आता है। राष्ट्रीय आपात है जो 1 माह तक काम करेगा। राष्ट्रीय आपात कितना टाइम तक काम करता है? तो 1 माह तक इसका टाइम है जो याद रखिएगा, 1 माह तक काम करेगा। यदि दोनों सदनों 1 माह से पूर्व अपने विशेष बहुमत से पास करे तो इसे 6 माह तक बढ़ाया जा सकता है। तो जो राष्ट्रीय आपातकाल है इसे कितने महीने तक बढ़ाया जाता है? 6 माह तक बढ़ाया जा सकता है। यदि अनुच्छेद 352 में युद्ध एवं बाह्य आक्रमण के कारण लागू हुआ है तो अनुच्छेद 358 स्वतः लागू हो जाएगा। अगर आज राष्ट्रीय आपातकाल का कारण है, जो लागू होने का कारण युद्ध और बाह्य आक्रमण है, 3 कारण थे, तो उसमें से अगर ये युद्ध और बाह्य आक्रमण वाला होता है तो अनुच्छेद 358 है वो उसमें स्वतः लागू हो जाता है। अनुच्छेद 358 लागू होते ही, अगर 358 लागू हो जाएगा तो अनुच्छेद 19 से निलंबित हो जाएगा। इसके निलंबित हो जाने के बाद अनुच्छेद 32 स्वतः ही निलंबित हो जाएगा। अगर अनुच्छेद 19 निलंबित होता है तो अनुच्छेद 32 निलंबित हो जाएगा, याद रखिएगा। इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन पूछता है कि 358 अनुच्छेद अगर लागू होता है देश में तो कौन से अनुच्छेद निलंबित हो जाते हैं? तो 19 अनुच्छेद निलंबित होंगे और उसके निलंबित होने के बाद अनुच्छेद 32 भी निलंबित हो जाते हैं स्वतः ही। इम्पोर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। संवैधानिक तंत्र की विफलता, अनुच्छेद 356, इसे राष्ट्रपति शासन भी कहते हैं।
तो राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद में है? तो आर्टिकल 356 में है। वित्तीय आपातकाल है, अनुच्छेद 360 में दिया गया है। ये आपातकाल है, राष्ट्रीय आपातकाल था, फिर राष्ट्रपति शासन है, वित्तीय आपातकाल है। इन तीनों के अनुच्छेद याद रखिएगा। तो वित्तीय आपातकाल अनुच्छेद 360 में है, राष्ट्रपति शासन 356 के तहत लगता है, और राष्ट्रीय आपातकाल है तो अनुच्छेद 352 में लगता है। इम्पोर्टेंट है तीनों, इससे क्वेश्चन जरूर मिलेगा आपको। वीटो पावर, वीटो पावर कितने प्रकार के होते हैं? वीटो पावर 3 प्रकार के होते हैं, और एक होता है फुल वीटो, एक होता है सस्पेंडिंग वीटो, एक होता है पॉकेट वीटो। तो वीटो अगर पूछता है कि वीटो पावर कितने प्रकार की होती है, तो 3 प्रकार की होती है। फुल वीटो हो गया, सस्पेंडिंग वीटो हो गया, और पॉकेट वीटो हो गया। फुल वीटो क्या है? तो पहली बार इसका प्रयोग राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद ने 1956 में पेप्सू, पटियाला और ईस्टर्न पंजाब स्टेट यूनियन नामक जगह पर किया गया था, और राष्ट्रपति शासन लगाया था। तो क्वेश्चन जैसे आता है ऑब्जेक्टिव में या वेरी शॉर्ट में या वनडे एग्जाम है, जैसे आप इसके बाद यूपी टेट देंगे, तो उसमें क्वेश्चन आता है फुल वीटो का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो फुल वीटो का सबसे पहले प्रयोग राजेंद्र प्रसाद ने किया था 1956 में। कहाँ पे किया था? तो पेप्सू और पटियाला एंड ईस्टर्न पंजाब स्टेट यूनियन नामक जगह पर किया गया था। ये वाला क्वेश्चन शायद यूपी टेट का 2019 का एग्ज़ाम हुआ था, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। जगह दी गई थी, जगह पूछा था कहाँ पे प्रयोग किया गया था पहली बार। सस्पेंडिंग वीटो क्या होता है? यह राष्ट्रपति की शक्ति है या किसी भी बिल को रोक सके। राष्ट्रपति किसी भी विधेयक को पुनः विचार के लिए संसद के पास भेज सकता है। यदि वह विधेयक संसद को पुनः मिलता है और राष्ट्रपति को साइन करने होंगे। 42वें संविधान संशोधन के द्वारा इंदिरा गांधी के द्वारा समाप्त कर दिया गया था। ये सस्पेंडिंग वीटो है जो किसके द्वारा समाप्त किया गया था? तो इंदिरा गांधी के द्वारा 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था, उसके द्वारा इसे समाप्त कर दिया गया था, परंतु 44वें संविधान संशोधन द्वारा इसे फिर से बहाल कर लिया गया था। तो 42वें में इंदिरा गांधी ने इसको समाप्त कर दिया। 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1976 में हुआ था, और फिर से इसे शुरू किया गया। तो कब शुरू किया गया? 44वां संविधान संशोधन हुआ। ये कब हुआ था? 1978 में हुआ, तब इसे फिर से स्टार्ट कर दिया गया था। अब है पॉकेट वीटो। तो पॉकेट वीटो भी इम्पोर्टेंट है, इससे भी क्वेश्चन आता है। अगर राष्ट्रपति को किसी भी बिल को ना तो वापस करे ना वापस करे और ना ही पास करे, तो यह कहा जाता है पॉकेट वीटो का प्रयोग किया गया है। तो ये भी इम्पोर्टेंट है। और अब है उपराष्ट्रपति। राष्ट्रपति हम लोग पढ़ चुके हैं, अब ये है उपराष्ट्रपति। भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, ये अनुच्छेद 63 में लिखा है। किस में लिखा है? किस अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 63 में लिखा गया है कि उपराष्ट्रपति भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 64 में दिया गया है, यह राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। क्वेश्चन आता है राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? तो उपराष्ट्रपति होता है। किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो अनुच्छेद 64 में दिया गया है। अनुच्छेद 65 में है, यदि राष्ट्रपति का पद किसी कारणवश रिक्त हो जाता है तो उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति की भांति कार्य करेगा। अगर राष्ट्रपति नहीं है किसी कारणवश अपने पद पर, तो उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा। ये किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो ये आर्टिकल 65 में दिया गया है। उपराष्ट्रपति की यहाँ पे शक्तियाँ लिखी हुई हैं। सामान्य उपराष्ट्रपति को कोई विशेष कार्य नहीं दिया जाता सामान्यतः, लेकिन कुछ विशेष परिस्थितियों में भी इसमें कार्य दिए गए हैं। तो पहला देख लेंगे, राष्ट्रपति अपने पद पर रिक्त होने पर उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति की भांति कार्य करता है। अगर राष्ट्रपति अपने पद पर नहीं है तो उसकी जगह पर उपराष्ट्रपति कार्य करता है। इस पद पर रहते हुए समस्त वेतन भत्ते सभी कुछ राष्ट्रपति वाली ही दी जाती हैं। उसने अपने समय में जो भी कार्य किए हैं न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती, चाहे वो कार्य असंवैधानिक भी हो, तो उनको चुनौती नहीं न्यायालय में दी जा सकती है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य न होते हुए भी पदेन सभापति होता है। जो उपराष्ट्रपति है राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है, इसको याद रखिएगा, ये सदस्य नहीं होता है, लेकिन ये भी फिर भी ये पदेन सभापति होता है राज्यसभा का। नेक्स्ट है, यदि किसी भी विधेयक पर मतों की संख्या बराबर हो जाए तो उपराष्ट्रपति अपना निर्णायक मत भी देता है। तो निर्णायक मत देने का अधिकार है उपराष्ट्रपति को, अगर वहाँ पे विधेयक पर मतों की संख्या बराबर है तो। अब है महान्यायवादी।
महान्यायवादी है जो आर्टिकल 76 में दिया गया है। आर्टिकल सभी के आप याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है। जो भारत का प्रथम विधि अधिकारी होगा, तो भारत का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? महान्यायवादी होता है। भारत सरकार के लिए ये वकालत करता है, भारत सरकार के लिए करता है, याद रखिएगा। कार्य इसके क्या होते हैं? सरकार से संबंधित विवादों पर भारत का पक्ष रखता है। यह केवल उन्हीं मामलों में सलाह देगा जिसके लिए राष्ट्रपति इनको निर्देश देंगे। अगर महान्यायवादी को राष्ट्रपति जो सलाह देते हैं उन्हीं मामलों पर ये भी सलाह देता है। इस पद पर नियुक्त व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट के जज बनने के लिए योग्यता होती है। यह अपना पद राष्ट्रपति के पश्चात पर्यंत संभालता है। नेक्स्ट है 6 वर्ष तक कार्यकाल तथा 65 वर्ष तक की आयु तक। और इसका कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष का कार्यकाल होता है या फिर 65 वर्ष की आयु होती है। तो इसको समस्त नागरिकों न्यायालयों में केस सुनने का अधिकार है। इसके पास संसद के दोनों सदनों में भाग लेने का भी अधिकार है, परंतु वह किसी भी कार्यवाही में अपने निर्णय का उपयोग नहीं कर सकता। तो महान्यायवादी होता है, दोनों सदनों में भाग तो ले सकता है लेकिन वह अपने निर्णय का उपयोग नहीं कर सकता। इम्पोर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। अब है लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा के स्पीकर का कार्यकाल नई लोकसभा की पहली बैठक तक होता है। यह अस्थायी रूप से चुना जाता है। लोकसभा का अध्यक्ष किस रूप में? अस्थायी रूप से चुना जाता है, जिससे प्रोटेम स्पीकर कहा जाता है। प्रोटेम स्पीकर किसे कहा जाता है? लोकसभा अध्यक्ष को कहा जाता है। इसके 2 कार्य होते हैं। सदस्यों के बीच में स्थायी स्पीकर का चुनाव कराना, लोकसभा सदस्यों को शपथ दिलाना। ये जो प्रोटेम स्पीकर है इसके 2 कार्य हैं। सदस्यों के बीच में स्थायी स्पीकर को चुनाव कराना होता है और लोकसभा सदस्यों को शपथ दिलाना होता है प्रोटेम स्पीकर का। लोकसभा के अध्यक्ष के कार्य देख लेंगे, इम्पोर्टेंट है, इससे क्वेश्चन जरूर आता है। विधेयकों पर कार्यवाही एवं बहस करना। विधेयक जो पास होते हैं उन पर कार्यवाही करता है लोकसभा का अध्यक्ष और उस पर बहस करता है। विधेयकों पर मतदान कराना। यदि मत बराबर हो तो वह निर्णायक मत देता है। यह निश्चित करना कि विधेयक धन या वित्त विधेयक है या नहीं है। लोकसभा राज्यसभा के संयुक्त रूप से अध्यक्षता करता है। लोकसभा का अध्यक्ष है जो लोकसभा राज्यसभा के संयुक्त रूप से अध्यक्षता करता है। दल बदल कानून के तहत समस्त निर्णय स्पीकर द्वारा ही लिए जाते हैं। लोकसभा की 1 वर्ष में 2 बैठकें होना आवश्यक होता है। लोकसभा की 1 वर्ष में कितनी बैठकें होती? 2 बैठकें होती। इंपॉर्टेंट है, इसे जरूर याद रखिएगा। दोनों बैठकों के बीच में अंतर 6 माह से अधिक नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन आता है दोनों लोकसभा की वर्ष में कितनी बैठकें होती? तो 2 बैठकें होती हैं। इसमें कितना अंतर होना चाहिए? तो 6 माह से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। यदि लोकसभा के 110 सदस्य राष्ट्रपति को लिखित सूचना दें तो लोकसभा का विशेष अधिवेशन बुलाकर इसके लिए लोकसभा के संसद को राष्ट्रपति 14 दिन पहले ही देनी होगी। लोकसभा अध्यक्ष उपाध्यक्ष को हटाने के लिए 2/3 बहुमत की आवश्यकता होगी। तो लोकसभा अध्यक्ष को या उपाध्यक्ष को हटाने के लिए कितने बहुमत की आवश्यकता होती है? तो 2/3 बहुमत की आवश्यकता होती है। और लोकसभा के संसद को राष्ट्रपति 14 दिन पहले ही देती है लिखित सूचना। अब है सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के लिए योग्यताएं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग में क्वेश्चन आता है। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की योग्यताएं लिखिए। और डीएलएड में है जो लॉन्ग में ज़्यादातर पॉलिटी से ही क्वेश्चन, अगर पॉलिटी है कोर्स में तो पॉलिटी से ही ज़्यादातर क्वेश्चन 2-3 मिलते हैं, तो आप अच्छे से पढ़ लेंगे तो कर लेंगे। तो यहाँ पे है सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के लिए योग्यताएं। तो योग्यताओं में पहला है भारत का ये नागरिक होना चाहिए, उच्चतम अथवा अन्य न्यायालय में 2 वर्ष तक न्यायाधीश के पद पर रहा हो अथवा अन्य न्यायालय में 10 वर्ष तक की वकालत किया हो, कानून का ज्ञाता होना चाहिए, राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त न्यायाधीश राष्ट्रपति के समक्ष अथवा नियुक्त किसी भी सदस्य के द्वारा शपथ ग्रहण करेगा। यदि मुख्य न्यायाधीश का पद किसी कारणवश से रिक्त हो जाता है तो राष्ट्रपति किसी कार्यकारी को न्यायाधीश नियुक्त कर सकता है। कार्य और शक्तियाँ सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की। प्रारंभिक क्षेत्राधिकार में देख लेंगे, इनको 2 वर्गों में बांटा जा सकता है। ऐसे केस जो सीधे सुप्रीम कोर्ट के सामने प्रस्तुत किए जाते हैं, केवल सर्वोच्च न्यायालय में ही फैसला सुनाता है। जैसे 2 राज्यों के मध्य विवाद चल रहा है, संघ तथा कई राज्यों के मध्य विवाद है, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति से संबंधित विवाद, तो ये प्रारंभिक क्षेत्राधिकार में आता है। कुछ केस ऐसे भी होते हैं जो मूल अधिकारों से संबंधित होते हैं, जो ऐसे विवाद हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में प्रस्तुत किया जा सकते हैं।
तो सुप्रीम कोर्ट में कौन कौन से विवाद केवल सुनाई फैसला होगा, जो जैसे राज्यों के मध्य विवाद हो गया, संघ और कई राज्यों के विवाद हो गए, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति से संबंधित, ये सब है सुप्रीम कोर्ट में होंगे। और कुछ केस होते हैं मूल अधिकार से, तो मूल अधिकार वाले हाई कोर्ट में भी होते हैं और सुप्रीम कोर्ट में भी प्रस्तुत किए जा सकते हैं। अपीली क्षेत्राधिकार। सर्वोच्च न्यायालय भारत का अंतिम अपीली न्यायालय है। तो सर्वोच्च न्यायालय भारत का कैसा न्यायालय है? अंतिम अपीली न्यायालय। इसे 4 भागों में बांटा गया है। पहला मामले होते हैं इसमें दीवानी मामले, फौजदारी, संवैधानिक अधिकार और विशिष्ट मामले। इंपॉर्टेंट है, इन्हें याद रखिएगा। सलाहकारी क्षेत्र में देखेंगे राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से राष्ट्रीय। नेक्स्ट है सलाहकारी क्षेत्राधिकार। राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से राष्ट्रीय हित के किसी भी मामले पर सलाह मांग सकता है, लेकिन राष्ट्रपति को अधिकार है वह सुप्रीम कोर्ट है जो उसको सलाह देता है उसको माने या फिर ना माने। नंबर 4 पे है अभिलेखी न्यायालय। तो सुप्रीम कोर्ट को अभिलेखी न्यायालय का दर्जा प्राप्त है। अभिलेखी का अर्थ होता है सुप्रीम कोर्ट का निर्णय हर न्यायालय में एक प्रमाण के रूप में माना जाएगा, इसकी वास्तविकता पर कोई सवाल नहीं उठा सकता है। इस न्यायालय द्वारा न्यायालय की अवमानना पर किसी भी प्रकार का दंड भी दिया जा सकता है। तो ये था सुप्रीम कोर्ट के बारे में। अब है जो हाई कोर्ट के बारे में पढ़ लेंगे। आर्टिकल 214 इस अनुच्छेद के, और ये सुप्रीम कोर्ट है जो आर्टिकल 32 में है, मैं बताना भूल गई थी, और सुप्रीम कोर्ट है जो आर्टिकल 32 में आता है। हाई कोर्ट है जो हाई कोर्ट आर्टिकल 214 में आता है। इंपॉर्टेंट है, इनके आर्टिकल जरूर याद रखिएगा। इस अनुच्छेद के अनुसार प्रत्येक राज्य का एक उच्च न्यायालय होगा। आर्टिकल 231 में लिखा है संसद एक अथवा एक से अधिक राज्यों के लिए एक संयुक्त हाई कोर्ट की व्यवस्था कर सकता है। वर्तमान में कुल 25 उच्च न्यायालय हैं। कितने हैं? 25 हैं। दिल्ली एक संघ शासित प्रदेश है जिसका अपना उच्च न्यायालय है। तो दिल्ली एकमात्र ऐसा संघ शासित प्रदेश है जिसका अपना उच्च न्यायालय है। हाई कोर्ट के न्यायाधीश की योग्यताएं, ये भी भारत का नागरिक हो, भारत के राज्य क्षेत्र में कम से कम 10 वर्ष तक न्यायाधीश के पद पर रह चुका हो, किसी भी उच्च न्यायालय में 10 वर्ष तक वकालत कर चुका हो, राष्ट्रपति की नज़र में कानून का ज्ञाता होना चाहिए। किसी भी राज्य के उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश तथा कुछ अन्य न्यायाधीश होंगे। राष्ट्रपति किसी भी न्यायाधीश का स्थानांतरण कर सकता है। अनुच्छेद 217 के अनुसार न्यायाधीश राष्ट्रपति के द्वारा चुना जाएगा तथा शपथ राज्यपाल के अधीन लेनी होगी। जो हाई कोर्ट का न्यायाधीश होता है राष्ट्रपति के द्वारा चुना जाएगा और शपथ किसके द्वारा लेगा? राज्यपाल के अधीन लेनी होगी। हाई कोर्ट के पास सुप्रीम कोर्ट के समान शक्तियां हैं, परंतु कुछ मामलों में सुप्रीम कोर्ट से कम है। मूल अधिकारों के संरक्षण के लिए हाई कोर्ट अनुच्छेद 226 के तहत रिटें जारी कर सकता है। किसके, कौन से अनुच्छेद के तहत रिटें जारी करता है हाई कोर्ट? 226 के तहत। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अब है अधीनस्थ न्यायालय। तो जिला न्यायालयों तथा उनके अधीनस्थ न्यायालयों पर उच्च न्यायालय का पूर्ण प्रशासनिक नियंत्रण होता है। यहाँ तक कि राज्य की न्यायिक सेवा के किसी भी व्यक्ति और जिला न्यायाधीश के पद से अवर किसी पद को धारण करने वाला व्यक्ति की तैनाती, प्रोन्नति और छुट्टी की व्यवस्था वही करेगा। जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति है जो उच्च न्यायालय के परामर्श से राज्यपाल करता है। तो जिला न्यायाधीश होते हैं, उनकी नियुक्ति कौन करता है? उच्च न्यायालय के परामर्श से होती है, राज्यपाल करता है। वह व्यक्ति जो सरकारी सेवा में नहीं है उसके पास जिला न्यायाधीश का पात्र होने के लिए 7 वर्ष का अनुभव होने चाहिए। अब है अभिलेखी न्यायालय हो गया। अब है पारिवारिक न्यायालय या अस्थायी न्यायालय होते हैं। पारिवारिक न्यायालय कैसे होते हैं? अस्थायी न्यायालय होते हैं। इनकी स्थापना 1948 में की गई ताकि त्वरित निर्णय किया जा सके। अब है राज्यपाल। अब है राज्यपाल। तो राज्यपाल के संच्छेद में तो 153 में है। 153 के अनुसार प्रत्येक राज्य के लिए राज्यपाल नियुक्त किया जाएगा। किस अनुच्छेद में कहा गया है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा? तो आर्टिकल 153 में कहा गया है। एक ही व्यक्ति को एक या एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल भी नियुक्त किया जा सकता है। इसका कार्यकाल 5 वर्ष होगा, परंतु वह अपने पद पर प्रसाद पर्यंत कार्य करेगा। किसके प्रसाद पर्यंत? तो राष्ट्रपति के। राज्यपाल सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के समक्ष शपथ ग्रहण करेगा। अनुच्छेद 333 के अनुसार वह विधानसभा में एंग्लो इंडियन की नियुक्ति कर सकता है। राज्यपाल महाधिवक्ता की भी नियुक्ति करता है। तो राज्य का जो महाधिवक्ता है उसकी नियुक्ति राज्यपाल करता है।
या राज्य के लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्य की भी नियुक्ति कर सकता है। जो राज्य के लोक सेवा आयोग होते हैं उनके अध्यक्ष की नियुक्ति राज्यपाल करता है, परंतु हटा नहीं सकता है। राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य सुप्रीम कोर्ट के सिफारिश पर हटाए जा सकते हैं। तो राज्य लोक सेवा आयोग के जो सदस्य अध्यक्ष होते हैं किसके सिफारिश पर हटाए जा सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट के। राज्यपाल विधानसभा परिषद के 1/6 सदस्यों को नियुक्त कर सकता है। कितने सदस्यों को विधानसभा के? तो 1/6 सदस्यों को नियुक्त कर सकता है। राज्यपाल को अनुच्छेद 213 के अंतर्गत अध्यादेश की शक्ति उसी प्रकार से प्राप्त है जिस प्रकार से राष्ट्रपति को 123 अनुच्छेद के तहत प्राप्त है। तो राष्ट्रपति को अध्यादेश की शक्ति आर्टिकल 123 के तहत प्राप्त है और राज्यपाल को 213 के अंतर्गत प्राप्त है। तो याद रखिएगा 213 है, ये 123 है। बड़ा राष्ट्रपति होता है तो इसका नंबर छोटा है आर्टिकल में। राज्यपाल राष्ट्रपति से कम पद पे होता है तो उसका आर्टिकल की संख्या ज़्यादा है। ऐसे याद करिएगा ट्रिक से। अनुच्छेद 356 में राज्यपाल को यह अधिकार दिया गया है कि संवैधानिक तंत्र विफल हो जाए तो शक्तियाँ राष्ट्रपति को दे दी जाएं। यदि कोई दल पूर्ण बहुमत से नहीं है तो राज्यपाल अपनी शक्तियों का प्रयोग करके किसी व्यक्ति को मुख्यमंत्री पद के लिए बुला सकता है। और किसी भी दल ने बहुमत नहीं प्राप्त किया है तो राज्यपाल को शक्ति होती है कि अपनी शक्तियों का प्रयोग करके वो किसी भी दल के व्यक्ति को मुख्यमंत्री पद के लिए बुला सकता है। मंत्रिमंडल तथा विधानसभा को भंग कर सकता है राज्यपाल। तो ये थे पॉलिटी का क्लास जो कि यूपी डीएलएड के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चाहे आप 4th सेमेस्टर में जाएंगे या 3rd में जाएंगे या है, सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। अभी टेट का एग्ज़ाम होगा उसके लिए भी ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसको पढ़ लेंगे तो राष्ट्रपति, राज्यपाल, प्रधानमंत्री और जितने अनुच्छेद हैं वो भी आप अच्छे से कर पाएंगे। जैसे राष्ट्रपति से, उपराष्ट्रपति से ट्रिक से याद करने के अनुच्छेद हैं, मैंने शॉर्ट वीडियोस में भी बनाए हैं, आप उन्हें भी देख सकते हैं। तो ट्रिक से भी आप अच्छे से कर पाएंगे। मैंने ट्रिक बनाई है। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी तो लाइक से सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच।